नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की अदृश्य शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की असली धड़कन है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन सच मानिए, इसके बिना आज की इस आधुनिक दुनिया की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, आखिर वो कौन सी छिपी हुई शक्ति है जो सुबह सुबह अलार्म क्लॉक के जरिए हमें नींद से जगाती है, या रात के घुप अंधेरे में टॉर्च जलाते ही हमारा रास्ता एकदम रोशन कर देती है। हम अपने आसपास इतनी सारी जटिल मशीनें और गैजेट्स देखते हैं, लेकिन इन सबके पीछे एक बहुत ही बेसिक और रहस्यमयी प्रणाली काम करती है। आज हम इसी जादुई शक्ति यानी विद्युत के बुनियादी ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. विद्युत सेल, 2. विद्युत बल्ब, 3. विद्युत परिपथ, 4. विद्युत स्विच और 5. चालक एवं रोधक। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। विद्युत सेल, जो कि हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। रेडियो, कैमरा, अलार्म घड़ी और टॉर्च जैसी हमारी रोजमर्रा की युक्तियों को पावर देने वाले इस विद्युत सेल की बनावट पर गौर करते हैं। हर विद्युत सेल में 2 बेहद जरूरी टर्मिनल होते हैं। ऊपर की तरफ जो धातु की टोपी या कैप है ना, वो इसका धनात्मक यानी पॉजिटिव सिरा है, और इसके ठीक नीचे दूसरी तरफ जो धातु की डिस्क होती है, वो इसका ऋणात्मक यानी नेगेटिव सिरा कहलाता है। इन्हीं दोनों सिरों का ये अंतर और बैलेंस ही इसकी पूरी कार्यप्रणाली का आधार है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इस ठोस से दिखने वाले छोटे से सिलेंडर के अंदर से विद्युत आखिर कैसे पैदा होती है। दरअसल बात ऐसी है कि सेल के भीतर कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं और बस इन्हीं रसायनों से विद्युत उत्पन्न होती है। और हाँ, जब ये रासायनिक पदार्थ पूरी तरह से इस्तेमाल होकर समाप्त हो जाते हैं तो सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है और हमें उसे बदलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। विद्युत बल्ब, जो इस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस कांच के आवरण के अंदर की संरचना कितनी बारीक होती है। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो बल्ब के बिल्कुल मध्य में एक बेहद पतला सा तार होता है जो 2 मोटे तारों के बीच में बहुत ही सावधानी से टिका होता है। इसी पतले तार को हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। असल में यही वो मुख्य हिस्सा है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिसके चमकने से रोशनी होती है। यहाँ इंजीनियरिंग का एक शानदार कमाल देखने को मिलता है। बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे कभी भी एक दूसरे को न छुएं। उनके बीच की यह दूरी ही इसकी सफलता की कुंजी है। अब आते हैं भाग 3 पर, विद्युत परिपथ यानी ऊर्जा के गुजरने का एक अटूट रास्ता। देखिए, सेल तैयार है, बल्ब भी लग गया है, लेकिन ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? इसके लिए ऊर्जा को बहने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। एक पूर्ण विद्युत परिपथ या सर्किट में यह समझना बहुत ही बेहतरीन है कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे सेल के धनात्मक टर्मिनल से होकर ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है। जब ये पूरा रास्ता बिना किसी रुकावट के जुड़ा होता है, बिल्कुल एक लूप की तरह, तभी हमारा बल्ब दीप्त होता है। चलिए इस ऊर्जा के सफर को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, विद्युत की यात्रा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होती है। दूसरा कदम, यह सुचालक तालों के माध्यम से आगे बढ़ती है। तीसरा कदम, यह बल्ब के उसी फिलामेंट से गुजरती है जहां प्रकाश पैदा होता है। और आखिरी कदम, यह वापस लौटकर सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाती है। यह एक निरंतर चलने वाला पूर्ण चक्र है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये अटूट रास्ता बीच में से ही कहीं टूट जाए तो क्या होगा? अगर बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट टूट जाए तो हम उसे फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। फिलामेंट के टूटने का सीधा सा मतलब है कि विद्युत परिपथ का वो रास्ता ही टूट गया है। ऐसे में ऊर्जा का प्रवाह वहीं रुक जाता है और बल्ब रोशनी देना बंद कर देता है। अब बारी है भाग 4 की, विद्युत स्विच, जो कि विद्युत का नियंत्रक या गेट कीपर है। अब इस रास्ते पर हमेशा विद्युत का बहना भी तो सही नहीं है ना। हमें इसे अपनी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की जरूरत होती है। यही काम आता है स्विच। स्विच एक बेहद सरल युक्ति है। इसका मुख्य काम विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या शुरू करने के लिए परिपथ को तोड़ना या पूरा करना है। यह बिल्कुल एक दरवाजे की तरह काम करता है जो तय करता है कि ऊर्जा का सफर आगे बढ़ेगा या नहीं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, सिर्फ तभी यह सर्किट पूरा होता है और विद्युत निर्बाध रूप से बहती है। जैसे ही हम इसे ऑफ करते हैं, वो पुल टूट जाता है और ऊर्जा का प्रवाह तुरंत रुक जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर, भाग 5, चालक और रोधक, जो तय करते हैं सुरक्षा और प्रवाह।
चलिए अब उन भौतिक पदार्थों की बात करते हैं जिनसे ये सब बना है। इन दोनों का अंतर समझना बहुत ही आसान है। विद्युत चालक यानी कंडक्टर्स जैसे कि धातुएं वो पदार्थ हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से बहने देते हैं। इनका उपयोग तारों के अंदर के हिस्से और प्लग बनाने में होता है। वहीं दूसरी तरफ हैं विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स जैसे रबर और प्लास्टिक जो विद्युत को बहने से पूरी तरह रोकते हैं, एक दीवार की तरह। अब इन रोधकों का हमारे जीवन में उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। रबर और प्लास्टिक जैसी चीजें ही हमारे सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इन्हीं की बाहरी कोटिंग की वजह से हम स्विच, प्लग और तारों को बिना किसी खतरे या झटके के सुरक्षित रूप से छू सकते हैं। इस सब के बीच स्रोत सामग्री से ली गई एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर ध्यान देना सबसे आवश्यक है। बिजली के तारों और घर के सॉकेट से सीधे प्रयोग करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विद्युत संबंधी किसी भी प्रयोग या एक्टिविटी के लिए हमेशा केवल साधारण बैटरी या सेल का ही उपयोग करना चाहिए। इस पूरे सफर में यह सुरक्षा नियम सबसे अहम है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, विद्युत को बहने देने वाले चालक और उसे रोकने वाले रोधक के इस सटीक और सावधानीपूर्वक किए गए तालमेल के बिना क्या हमारी आधुनिक दुनिया इतने सुरक्षित रूप से काम कर पाती? हमारे आसपास मौजूद पदार्थों का ये छिपा हुआ संतुलन वाकई हैरान कर देने वाला है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको विद्युत की इस जादुई दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। ज्ञान से भरे ऐसे ही और दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।